हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं है जिसमें आप कोई नई चीज़ सीखोगे, लेकिन ये इस बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते टाइम। ठीक है, अभी तक की जो मैं वीडियोस बनाती आ रही थी वो इस बारे में थी कि आप किस तरीके से तैयारी करें, लेकिन आज की जो वीडियो है वो इस तरीके से है कि आप एग्ज़ाम वाले दिन किस तरीके से आपको जो नेगेटिव मार्किंग का जो पेपर होता है उसको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। बिकॉज यहीं पर जो है सारा का सारा खेल बदल जाता है। जो भी बच्चे जितना भी आप पढ़कर जाओ या कोई बच्चा जिसने नॉर्मल एक एवरेज पढ़ाई करी है, अगर उसका एडमिशन हो रहा है और एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो उन दोनों का जो फ़र्क आता है वो सारा का सारा आपका मार्किंग स्कीम में ही आता है कि आप कितने स्मार्ट तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हो व्हेन इट्स कम टू द नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है और किस तरीके से आपको नेगेटिव मार्किंग के पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए कि आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं एडमिशन के किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो वो मैं आपको सबका सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे एंड तक वॉच करना और पसंद आइए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए और मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे जितने भी रिगार्डिंग एग्जाम्स की होती है, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ और सब कुछ चीज़ें अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। आप पीछे मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी जो है चेकआउट कर सकते हो। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके, तो अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हाल फिलहाल में जो मेरी जो मेजर ऑडियंस है वो मेरी एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए ही होती है, जो एमए पॉलिटिकल साइंस की एंट्रेंस के रिगार्डिंग होती है। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। तो जो भी आपके इस बार के एमए एंट्रेंस होने वाले हैं वो जो मेन हो रहे हैं टॉप 3 वो हो रहे हैं आपका डीयू, एक हो रहा है आपका स्यूसेट और एक हो रहा है आपका जामिया। ठीक है, साउ का ऑलरेडी हो चुका है। तो ये आपके कुछ 3 हैं जो आपकी मेजरली जो आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होने वाले हैं। तो तीनों में ही आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सिर्फ जामिया में 0.25 की है, बाकी स्यूसेट और ड्यू में दोनों में ही -1 की आपकी नेगेटिव की मार्किंग है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग को आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने एक पीपीटी आप लोगों के लिए तैयार करी है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है। फिर भी अगर मैं इसमें कुछ भूल जाऊंगी तो वो मैं बताते बताते आपको बताती जाऊंगी। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और एक भी बात को जो है स्किप मत करना, एकदम कान खोल के सुनना। ठीक है, वरना आप लास्ट में फिर आपको पछतावा होगा। क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग की जो प्रिपरेशन होती है वो ऐसा नहीं होता कि आप जिस दिन पेपर देने जा रहे हो उसी दिन आप एकदम एकदम प्रोफेशनल की तरह पेपर दोगे और आपका पेपर में एकदम बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। आपने पढ़ा है, स्ट्रैटेजी पूरी प्लान करके रखी है, पूरा अच्छे से आपने सिलेबस को कवर अप किया है, वो सब चीज़ें एक अलग मैटर करती हैं। लेकिन किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो वो एक अलग चीज़ है। उसी से आपके मार्क्स पे जो है सारा का सारा इफेक्ट आता है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग जो है एकदम एट अ टाइम उसी दिन जाके नहीं, एकदम ऐसे आप प्रोफेशनल की तरह एकदम ऐसे सारे के सारे आपके बिल्कुल ठीक जाएंगे और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग की जो प्रिपरेशन होती है वो आपके एग्जाम से काफ़ी समय पहले से शुरुआत हो जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज जब मैंने इंटरेस्ट दिया था तो मैंने बहुत सारी वीडियोस को सर्च किया था कि किस तरीके से जो आपका नेगेटिव मार्किंग का पेपर है उसको अटेम्प्ट किया जाए। तो उस समय पर मुझे कोई भी ऐसी कोई सेटिस्फाइंग वीडियो नहीं मिल पाई थी। तो यही सब सोचते हुए जो सब हर्डल्स मैंने अपने टाइम पे फेस किए थे और जो जो प्रॉब्लम्स मुझे आती थी एज अ स्टूडेंट उस टाइम पे, तो उन सबको सोचते हुए ही मैं अपनी वीडियोज़ को लेकर आती हूँ, अपनी ऑडियंस तक पहुँचाती हूँ कि क्या क्या उन चीज़ों के सोल्यूशन मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन के तौर पे रह सकते हैं। मानना या मानना ऑब्वियसली आपके डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट आपकी टिप क्या है। लुक एट द PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं। अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, एनालाइज योर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपका एकदम जो आपका फर्स्ट स्टेप बोलते हैं ना जिसको स्ट्रैटेजी का, सिलेबस वगैरह देखना वो सब नहीं बोल रही हूँ मैं। ठीक है, वो सब चीज़ें तो अलग ही हैं। लेकिन आपका जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो आपको जो पहला जो कदम होना चाहिए वो होना चाहिए PYQs को देखना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना। ठीक है, आप उनको देखो, उसमें पैटर्न एनालाइज करो कि किस तरीके के टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे डिमांड की जा रही है। ठीक है, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो अगर आप क्वेश्चंस को दिमाग में लेकर पढ़ोगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं तो ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर निकल कर आएगा। ठीक है,
तो प्लीज़ आपको उसको पैटर्न अंडरस्टैंड करना है और देन आपको एनालाइज करना है, क्योंकि हर एक इंसान को ना अपनी कैपेबिलिटीज़ पता होती हैं, ठीक है। अगर मैं कोई पेपर देख रही हूँ तो भले ही मैं सारे क्वेश्चंस कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, मैं उसको एज अ मॉक टेस्ट दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ, फिर भी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को देखने से ही पता चल जाएगा कि मेरा जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ पर लाइक करता है, फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मेरा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इसके कंपेरिजन में कहाँ पे लाइक करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने अंदर झांकिए कि आपका जो परफॉर्मेंस है क्या आप उसके लायक अभी हो, जो पेपर आप देने जा रहे हो क्या आप उसको कम्पीट कर पाओगे, जो बच्चे आपके साथ आने वाले हैं क्या आप उनको कम्पीट कर पाओगे, बिकॉज जो लेवल है आपका एग्जामिनेशन का काफ़ी हाई होता जा रहा है। और लास्ट ईयर तो कट ऑफ मतलब जो उससे पहले का साल था, लास्ट ईयर की कट ऑफ उससे काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी। तो कंपटीशन बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे पहले आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि आपको अपने आप पे कितना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंड है आपका ट्राई टू अटेम्प्ट देम एज टाइम बेस्ड एंड मार्किंग बेस्ड मॉक टेस्ट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है यहाँ पर, ठीक है। ये तो मतलब अगर आपने नहीं किया तो आपके मार्क्स आना बहुत ही डिफिकल्ट है फिर तो, ठीक है। ट्राई टू अटेम्प्ट देम एज टाइम बेस्ड एंड मार्किंग बेस्ड मॉक टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई मॉक टेस्ट लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, बच्चे मेरे को क्वेश्चंस करते हैं टेलीग्राम पे कि मैम हमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दो, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दो। मॉक टेस्ट ऐसा नहीं होता कि आपने किसी ने आपको प्रोवाइड करवाए हैं तो ही आप मॉक टेस्ट दे पा रहे हो। आप जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है ना उनको भी ऐसा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने भी ये किया था। अगर आप लास्ट ईयर के कम से कम 5-6 साल के पेपर भी अगर आप ले लेते हो और उनमें से अगर आप 2-3 भी एज अ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो डोंट वेट कि आपके लिए कोई मॉक टेस्ट बनाएगा और आपको सर्व करके देगा तभी आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा सकते हो, उसको मॉक टेस्ट की तरह लगा सकते हो। अब मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लगा गए, आप उसको लेके बैठ गए और आप चेक करते जा रहे हो कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं, आंसर की साथ में लेके बैठ गए। ये मॉक टेस्ट नहीं होता है। मॉक टेस्ट होता है कि आप प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है उस तरीके से इसको अटेम्प्ट कीजिए विद मार्किंग स्कीम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ड्यू है, ड्यू में आपकी 4 मार्क्स ड्यू में आपका जो है 4 मार्क्स मिलते हैं आपके राइट के लिए, ठीक है। 4 मार्क्स मिलते हैं आपको राइट क्वेश्चन के लिए और जो आपका -1 होता है वो मिलता है आपको रॉन्ग के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अपना पेपर अटेम्प्ट किया है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है, उसमें जो आपके जितने गलत क्वेश्चन निकले हैं उतनी टोटल मार्किंग में से आप -1 के अकॉर्डिंग उनको डिडक्ट कर लीजिए और फिर अपना फाइनल स्कोर को देखिए, ठीक है। फिर अपना देखिए कि आपके वीकर सेक्शंस क्या हैं और किस किस पे आपको वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इवेल्यूएट योर एग्जाम विद प्रॉपर वेटेज और नेगेटिव मार्किंग। वही वाली बात है, मैंने सेम बात को यहाँ पे लिख रखा है लेकिन थोड़े अलग तरीके से। इसका मतलब क्या है कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं है आपको सारे पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपको एकदम ये समझ कर देना है कि आप एकदम रियल एग्जाम दे रहे हो और अगर आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत होता है तो उसका इम्पैक्ट आपके फाइनल मार्क्स पे पड़ने वाला है। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन छोड़ने भी हैं और अटेम्प्ट भी करने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है उनको आपको छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनालाइज योर प्रीवियस ईयर कट ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज योर प्रीवियस ईयर कट ऑफ, कंपेयर योर मॉक टेस्ट मार्क्स विद दैट, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि जो आप प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ लिस्ट होती हैं वो आसानी से उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पिछले 1 साल की ले सकते हो, ठीक है। लास्ट ईयर के कट ऑफ को उठाइए और आपका जो मॉक टेस्ट का जो स्कोर बना है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट कीजिए, उसमें चेक कीजिए कि आपका कहाँ पे आप फिट हो रहे हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी 3 से 4 लिस्ट आई थी पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप उन लिस्ट में जो है चेक कर सकते हो कि आपके जो मार्क्स है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो आपका स्कोर बहुत कम आता है तो आपको फिर अंदर से वो कॉन्शियसनेस आएगी कि आपको अभी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं बीच में लाई कर रहे हो तो आपको अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन आएगा कि नहीं अभी मैं इससे और बेहतर कर सकता हूँ, बिकॉज इन बच्चों ने भी मेरे से बेहतर पिछले साल परफॉर्मेंस दिखाई है और हो सकता है इस बार कंपटीशन इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप बिल्कुल उसको जो है बिल्कुल एक आधार की तरह लेना है अपने पिछले कट ऑफ को। बिल्कुल उस पर रिलाई नहीं करना है कि अगर आप इसके आसपास आ रहे हो तो आपका पक्का से हो जाएगा, बिकॉज हर बारी कट ऑफ जो है बच्चों के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। बिकॉज पिछली बार की कट ऑफ 2020 की कट ऑफ से बहुत अलग गई थी और बहुत हाई गई थी, ठीक है। तो दिन ब दिन आपका कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको अपने हर मॉक टेस्ट के जो मार्क्स को जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के साथ जो है मैच करके देखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका एनालाइज योर वीकर सेक्शन, अटेम्प्ट एज मच एज MCQs टॉपिक वाइज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो हर एक क्वेश्चन को लगाने बैठ जाते हैं, हर एक पेपर को लगाने बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अगर मुझे आते हैं इसका मतलब तो मैं अच्छी साइड पर हूँ, अगर मुझे 100 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो उसको थोड़ा बहुत दिन करके छोड़ देते हैं, बिकॉज उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसमें से आपके कभी 50 ठीक जा रहे हैं, कभी 40 ठीक जा रहे हैं, तो आप क्या करते हो, चौथे दिन से उसको लगाना ही छोड़ देते हो कि मेरा तो हर बारी जो है मार्क्स बुरे आ रहे हैं, तो अभी मैं इनको छोड़ देता हूँ, अभी पहले मैं अपने सिलेबस पे फोकस करता हूँ, फिर इनको अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे टेस्ट को हर बारी जो है अटेम्प्ट करना है, आप टॉपिक वाइज MCQs भी अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है IPT को कवर अप किया, आपने WPT को कवर अप किया, आप कोई भी हेल्पिंग गाइड ले सकते हो, या फिर आजकल तो ऑनलाइन पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पे आपको फ्रीली जो है MCQs आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप टॉपिक वाइज MCQs को लगा सकते हो, देन आप अपने जो पूरा एक प्रॉपर मॉक टेस्ट होता है उसकी तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉमन जो मार्किंग स्कीम जो चलती है मोस्टली एग्जाम्स में, वो है आपकी -1 की और +4 की। ठीक है, जामी में आपका 0.25 है तो वो एक अलग है, बट जो आपका एक कॉमन पैटर्न चल रहा है आजकल MA एंट्रेंस के टेस्ट में, वो आपका -1 होता है रॉन्ग के लिए और +1 होता है आपका राइट आंसर, +4 होता है आपका राइट आंसर के लिए। तो जब भी आप अपने मार्क्स को इवेल्युएट करोगे तो आपको इसी अकॉर्डिंग ही इवेल्युएट करना है, -1 के अकॉर्डिंग एंड +4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप किसी अलग यूनिवर्सिटी का जो है इवेल्युएट कर रहे हो तो आप उनकी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग उसको इवेल्युएट करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, आपका जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है आपका लेट गो क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दिखता बड़ा आसान है लेकिन है बड़ा डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि जब मैंने अटैम्प्ट किया था उस समय मुझे पता चला था कि क्वेश्चन को छोड़ना कितना बड़ी बात होती है, कितना हार्ड होता है आपको क्वेश्चन को छोड़ना। क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना तो है डिफिकल्ट, लेकिन उनको छोड़ना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करती थी तो कभी मैं 5 क्वेश्चन छोड़ने का ट्राई करती थी, कभी 10 क्वेश्चन, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो उससे जो है मेरे मार्क्स पे ना इतना इफेक्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, अगर आप 5-10 क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो, अगर आपने जो बाकी के अटैम्प्ट करे उसमें से आपके 10-15 भी गलत हो जाते हैं तो सीधा ही आपके 10-15 मार्क्स जो है पूरे डिडक्ट हो जाते हैं फाइनल स्कोर में से। तो मेरा जो है स्कोर कोड जो है इतना स्कोर जो था फाइनल इतना अच्छा नहीं बन रहा था। ठीक है, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि कितने क्वेश्चंस मैं छोड़ने अफोर्ड कर सकती हूँ, तो वो मुझे किस तरीके से पैटर्न एनालाइज हुआ मॉक टेस्ट देने से। मैंने इतने मॉक टेस्ट लगाए थे कि शायद मैं गिन भी नहीं सकती कि मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे। ठीक है, और उन्होंने ही मुझे बहुत हेल्प करी मेरे फाइनल एग्जामिनेशन में। उस समय मुझे ये पता था कि कितने क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ तो आगे कितने और क्वेश्चन छोड़ने में अफोर्ड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट से ही आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलती है कि आप कितने क्वेश्चन अफोर्ड कर सकते हो छोड़ने। ठीक है, बिकॉज छोड़ना क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल बात होती है। आपको दिल में वो रहता है कि एक वो होता है ना लालच जिसको बोलते हैं, ग्रीड, इंसान ग्रीडी होता है। तो जब आपको पता है कि आपको एक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलने वाले हैं और एक रॉन्ग के लिए आपको -1 मिलने वाला है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि एक नंबर से क्या ही फर्क पड़ेगा अगर 1-2 नंबर कम भी हो जाता है, लेकिन अगर सही चला गया तुक्के में तो आपके 4 नंबर अचानक से बढ़ जाएंगे। तो आपको ग्रीडी नहीं होना है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को जाने देना है। आपको जिन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है आपको उनको एकदम छोड़ देना है। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि जो क्वेश्चंस आप नहीं गेस कर पा रहे आपको बिल्कुल छोड़ देना है वो। ठीक है, डू नॉट गेस ऑन एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे आपको गेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऑर्बिट क्वेश्चन दिख रहे हैं जिनका आपको कोई आइडिया नहीं है 19-20 का भी, तो आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, डू अ स्मार्ट गेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में गेस नहीं करना। ठीक है, हो सकता है कि आपको 20 क्वेश्चन ना आते हो, 25 क्वेश्चन ना आते हो का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बिल्कुल नहीं आते। ना आते का मतलब होता है कि आपको उसके आंसर में कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आप स्मार्ट गेस कर सकते हो। अब ये स्मार्ट गेस क्या होता है? स्मार्ट गेस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको 2 पक्का पता है कि ये तो बिल्कुल नहीं होने वाले। ठीक है, लेकिन 2 में आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में स्मार्ट गेस को अप्लाई कर सकते हो अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, आपके कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, और आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिलेट करते हो। अगर आपको कोई ऑप्शन सही लग रहा है तो आप उसको स्मार्ट गेस की तरह वहाँ पे टिक कर सकते हो, बिकॉज आप इतने क्वेश्चन भी छोड़ने अफोर्ड नहीं कर पाओगे अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ऑब्वियसली आपके वो जो मार्क्स हैं वो तो जुड़ेंगे ही नहीं, और डिडक्ट क्या होगा फिर। ठीक है, अगर आपके मार्क्स ही नहीं बढ़ेंगे तो उनमें से डिडक्ट क्या होगा फिर। तो आपको स्मार्ट गेस करना है कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन सब में नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10% क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली यू कैन अफोर्ड टू गेस। ठीक है, तो बच्चे मेरे से एक बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, मैम कितने क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कोई
पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होता कि आप कितने क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ये तो आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन छोड़ने अफोर्ड कर रहे हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूँ आज की आप 20 क्वेश्चन छोड़ा, ठीक है, और दूसरे किसी बच्चे ने 15 क्वेश्चन छोड़े थे और जो उसने 4 गेस लगाए उसमें से उसके 3 ठीक हो गए, उसका मार्क्स अचानक से बढ़ गया और आपका कवर है गया। ठीक है, जबकि आप भी गेस लगा सकते थे, तो आप तो मुझे ब्लेम करोगे ना कि मैम ने तो कहा था कि आप 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन किसी और के मार्क्स मेरे से अच्छे आ रहे हैं गेस के बेसिस पे। तो ये आपका इंडिविजुअल बेस है, और ये आपको आपका जो पैटर्न है, आपको जो इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को समझ पाओगे कि कितने क्वेश्चन आप अफोर्ड कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो वो आपको मॉक टेस्ट लगाने से पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट सबसे 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 इंपॉर्टेंट होता है, आपके किसी भी प्रिपरेशन का पार्ट होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद है नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक अ डीप ब्रेथ, गो स्लो एंड स्टेडीली, डू नॉट रश। ठीक है, यहाँ पे नॉट भी आएगा, टी रह गया एक। ठीक है, डू नॉट रश। ठीक है, तो ये जो एक चीज़ थी ये मेरे साथ भी हुई थी कि जब आपको पता होता है कि आपका टाइम वेस्ट है तो आप क्या करते हो, कई बार आपके जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप गलत टिक करके आते हो। लाइक आपको वो पता ही नहीं चलता कि कब आपने उस ऑप्शन पर टिक कर दिया है और वो आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो फिर से मैं यही बोलूँगी कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। जब आप मॉक टेस्ट लगा के अच्छे से उसको पूरे रियल एग्जामिनेशन की तरह दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास लास्ट में कितना समय बच रहा है पूरे क्वेश्चन पेपर को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम अपना लास्ट का 5-10 मिनट का इवैल्यूएशन के लिए भी रखना। तो कोशिश करना कि 2 घंटे से पहले ही आपका पेपर जो है कंप्लीट हो जाए और लास्ट का थोड़ा समय आपको इवैल्यूएट करने के लिए मिल जाए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपके कई आंसर्स उस टाइम पे जब आप वन गो में जब आप उनको लगा रहे हो तो उस टाइम आपको उसका आंसर नहीं आ जाता, लेकिन बाद में आपको जब आप काफ़ी क्वेश्चन लगा लेते हो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाता है कि शायद उसका आंसर हो सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको लास्ट में 5-10 मिनट अपने लिए रखने, आप मैक्सिमम ज़्यादा भी रख सकते हो अपने इंडिविजुअल लेवल के बेसिस पे। तो ये सब सारी स्ट्रैटेजीज थी कि किस तरीके से आपको अपने नेगेटिव मार्किंग का जो पेपर होता है उसको जो है अटेम्प्ट करना है। और ये जो आपका पैटर्न है, ये जो मैंने आपको सारी टिप्स बताई हैं, ये आप अपनी किसी भी नेगेटिव मार्किंग के पेपर में जो है अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, वो नेगेटिव मार्किंग का है तो आप उसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो आई होप सो आपको ये हेल्प की होगी वीडियो और आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन में, या फिर कोई सजेशन मेरे लिए या मेरे चैनल के लिए भी आप दे सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको कोई अपनी इंडिविजुअल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ के पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आपकी तरह वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं वहाँ पर जो है टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट नोटिस और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक भी भेजती रहती हूँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।